नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात आप देख रहे हैं और बात मुलायम सिंह यादव के महाविजय मंत्र की, जो उन्होंने अखिलेश यादव को दिया है। क्योंकि करीब 2 साल के बाद मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां मुलायम के पहुंचते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अखिलेश यादव ने खड़े होकर पिता का सम्मान किया और 400 पार का नारा देकर साफ कर दिया कि इस बार वो आर पार के मूड में हैं। वहीं मुलायम का अखिलेश के साथ आना कई तस्वीर साफ कर गया कि इस बार मुलायम का आशीर्वाद सिर्फ अखिलेश के लिए है, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश को मिला मुलायम का साथ, क्या 22 में बनेगी बात? मुलायम ने भरा सपा में जोश, अखिलेश ने उड़ाए विरोधियों के होश। सपा ने दिया 400 पार का नारा, चढ़ गया यूपी का सियासी पार। अब की बार 400 पार। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के कदम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या पड़े, पूरे दफ्तर की रौनक बढ़ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। पिता पुत्र के बीच दरार की बात करने वालों को जवाब भी मिल गया। सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। इसलिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, उनके सभी समर्थकों को बधाई देता हूँ। करीब 2 साल के बाद मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन इस बार टाइमिंग एकदम सटीक थी, क्योंकि 5 महीने बाद सूबे में चुनाव है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव का साथ आना कई मायनों में खास है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पारिवारिक कलह के चलते बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का एक मंच साझा करना कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाता है। शायद यही वजह है कि इस बार अखिलेश यादव ने 400 पार का नारा दिया है, क्योंकि 5 साल पहले यही दिन थे जब समाजवादी कुनबे में महाभारत छिड़ी थी। पारिवारिक कलह से जूझ रहे अखिलेश तब चुनाव पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विरोधियों से लड़ें या अपनों से। लेकिन अब 5 सालों में सब कुछ बदल गया है। मुलायम सिंह यादव ने सपा दफ्तर पहुंचकर न सिर्फ विरोधियों को बल्कि शिवपाल को भी साफ साफ संदेश दे दिया कि वो अखिलेश के साथ हैं, क्योंकि हाल ही में शिवपाल यादव के सामाजिक रथ की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। लेकिन मुलायम ने सपा दफ्तर पहुंचकर सारे कंफ्यूजन का दी एंड कर दिया है। वहीं पिता बगल में थे तो अखिलेश भी पिता के सम्मान में खड़े हो गए और 400 पार का नारा देकर विरोधियों में खलबली मचा दी। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। ये अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस है या मुलायम सिंह यादव का भरा जोश, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार यूपी में जीत का एजेंडा समाजवादी पार्टी तय कर रही है, जबकि इससे पहले ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती रही है। अब भाजपा अखिलेश के 400 पार के जवाब में क्या नारा देगी, क्योंकि यूपी में कुल 403 सीटें ही हैं, जिन पर पहले से अखिलेश ने दावेदारी ठोक दी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अखिलेश भाजपा को उसी के अंदाज में चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि बात सिर्फ कौन कितनी सीटें जीतेगा इस तक सीमित नहीं है। अखिलेश किसानों की दोगुनी आय वाले भाजपा के नारे पर भी महंगाई फॉर्मूला लगाकर निशाना साध रहे हैं। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अखिलेश कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर
भाजपा से टक्कर ले रहे हैं और यूपी के पूरे चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाने पर जोर दे रहे हैं और इसके लिए अखिलेश ने यात्राओं का पूरा चक्रव्यूह भी रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी फतह के लिए सभी राजनीतिक दल यात्राओं के जरिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन चुनावी चक्रव्यूह का चक्रवर्ती कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यात्राओं की मैराथन दौड़ में कोई किसी से कम नहीं है। अखिलेश ने तो ऐलान कर दिया है कि जब तक वो भाजपा को गद्दी से नहीं उतार देते, यात्राएं करते रहेंगे। लेकिन क्या यात्राओं के जरिए सिर्फ सपा ही यूपी में जोर लगा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा भी ओबीसी मोर्चे के जरिए यूपी में फिर से परचम फहराना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या यात्राओं से फतेह होगा यूपी का किला? किसकी यात्रा देख किसका सिंहासन हिला? यात्राओं के नाम पर वोट की लूट, तैयार है सबका अपना अपना रूप। यूपी में सत्ता की दौड़ ने सभी मापदंड बदल दिए हैं। जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दल यात्राओं के रथ पर सवार होकर गांव-गांव की खाक छानने निकल पड़े हैं। यात्राओं का चक्रव्यूह बुनने में कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि कोई 2 यात्रा निकाल रहा है तो कोई 4 तो कोई 6, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, यात्राओं का ये ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2022 के चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर चुकी है, तो सपा जल्द ही एक साइकिल यात्रा के साथ ऐसे ही कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में और उस पर मंथन में जुटा हुआ है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में लखनऊ आई और अब जल्द ही उनके लखनऊ के कई और दौरे भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के राजनीतिक दल भी यहाँ पर संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं। यात्राओं की इस दौड़ में समाजवादी पार्टी 2020 वाले अंदाज में बैटिंग कर रही है। साइकिल यात्रा, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जन आक्रोश यात्रा और जन क्रांति यात्राओं के सफल समापन के बाद अभी किसान नौजवान पटेल यात्रा, जनादेश यात्रा और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के जरिए वो अभी नहीं तो कभी नहीं वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने तो ऐलान तक कर दिया है कि जब तक यूपी की गद्दी से भाजपा को नहीं हटा देते, यात्राएं बंद नहीं होंगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता किसान नौजवान पटेल यात्रा पर निकले हैं। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से न हटा देंगे। यात्राओं की इस दौड़ में भाजपा भी कम नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला शुरू कर रही है, जिसका मकसद यूपी के 50% वोट को टारगेट करना है। क्योंकि जहां विपक्ष ओबीसी जनगणना का राग अलाप रहा, वहीं भाजपा ओबीसी को यह भरोसा दिलाने में लगी है कि उसकी सरकार में जितनी हिस्सेदारी ओबीसी की है, उतनी किसी की सरकार में नहीं रही। वहीं सम्मेलन की दौड़ में बसपा थोड़ी पिछड़ती नजर आती है, जबकि प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत उसने बड़े गाजे बाजे के साथ की थी। या यूं कहें कि यूपी में ब्राह्मण वोट की गोलबंदी की शुरुआत इस चुनाव में सबसे पहले बसपा ने ही की थी। ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बीजेपी के लोग, इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का। फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को, फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकते। लेकिन आखिरी चरण आते आते वो सम्मेलन को निपटाने वाले मूड में आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है
कि यात्राओं के इस भव्य आयोजन में कांग्रेस क्यों कहीं नजर नहीं आ रही? तो क्या मान लिया जाना चाहिए कि यूपी का चुनाव भाजपा बनाम सपा होने जा रहा है, क्योंकि सपा ही भाजपा के मुकाबले न सिर्फ सबसे ज्यादा यात्राएं कर रही है, बल्कि सबसे ज्यादा छोटे दलों को अपने साथ लाने में सफल नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में असली लड़ाई सपा और भाजपा के बीच ही होगी या फिर त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात चुनावी एक्सप्रेसवे पर जीत के रनवे की, क्योंकि सूबे की योगी सरकार ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे में विकास की गंगा बहाने का ऐलान किया है। ये एक्सप्रेसवे 22,000 करोड़ की लागत से बनेगा। ये वही एक्सप्रेसवे है जिस पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना बताकर दावा ठोकते रहे, लेकिन सूबे की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ नाम लेने से काम नहीं होता। और अब सवाल बड़ा है कि चुनावी एक्सप्रेसवे क्या जीत का रनवे साबित होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। 12 प्रस्तावों की मंजूरी से बहेगी विकास की गंगा। जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं सूबे की योगी सरकार ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी देकर सबसे बड़ा स्ट्रोक चल दिया है, जिसमें 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे योजना का पूरा खाका खींचा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गंगा एक्सप्रेसवे की हो रही है, जिसका निर्माण 36,230 करोड़ के बजट से किया जाएगा, जिसमें 22,125 करोड़ से सिविल कार्य और जमीन की खरीद के लिए 9,255 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जो आगे चलकर 8 लेन का हो जाएगा। 92.02% जमीन का अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। आज जब हम गंगा एक्सप्रेसवे के टेंडर डॉक्यूमेंट्स RFQ एंड RFP दोनों निकाल रहे हैं, वो जब निकाल रहे हैं कि 92.02% जो भूमि है वो उपलब्ध है, उसका अधिग्रहित किया जा चुका है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सपा और भाजपा में शुरू से तकरार रही है, क्योंकि अखिलेश यादव इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बताकर अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं, जबकि भाजपा अखिलेश पर अधूरे कार्यों का फीता काटने की बात कहकर पलटवार करती रही है। जनता जानती है कि समाजवादियों ने काम किया, ये अलग बात है, परिणाम क्या आया है। ये मुख्यमंत्री जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, वो एक्सप्रेसवे को नहीं समझते हैं। अगर वो एक्सप्रेसवे को समझते होते तो शायद आज एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो बन के तैयार हो जाता। ये समाजवादी पार्टी का दिया हुआ समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। क्योंकि हमारे कुछ पूर्व में जो मित्र रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो कहते रहते हैं कि हमारी योजना थी, हमारी योजना थी, और उन्होंने ऐसे ही एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उन्होंने इसी तरह से अनाउंसमेंट करा था और उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट भी निकाल लिया। लेकिन राजनीति से इतर अगर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो यूपी सरकार का दावा है कि ये इतना मजबूत होगा कि इस पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकेंगे। इसके अलावा ललितपुर में 86 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मतलब एकदम साफ है, गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी की योगी सरकार अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी लकीर खींचने जा रही है, जो अखिलेश के बनाए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करते हैं प्रियंका की पीके प्रयोगशाला दोबारा की, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस वही स्कीम अपनाती नजर आ रही है जो 2017 में अपनाई थी। मतलब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। हालांकि कांग्रेस में एक धड़ा पीके के विरोध में है, लेकिन कांग्रेस को एक ऐसे सलाहकार की जरूरत है जो उसके अच्छे दिन फिर से लौटा दे। लेकिन सवाल बड़ा है कि 2017 में कांग्रेस की खाट कड़ी कराने वाले पीके क्या इस बार कोई चमत्कार कर पाएंगे? यूपी में चुनाव, कांग्रेस में पीके पर तनाव। क्या यूपी में कांग्रेस की नैया इस बार पार लगा पाएंगे पीके? ये वो सवाल है
जो हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के सामने खड़ा है, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सपा और बसपा जैसे दल वोट की गोलबंदी में कोसों आगे निकल चुके हैं। वहीं कांग्रेस सिर्फ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन और प्रियंका गांधी के ट्वीट के दम पर भाजपा को टक्कर देने की कोशिश कर रही है, जबकि सच ये है कि मुख्य विपक्षी दल की रेस में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को एक ऐसे चाणक्य की जरूरत है जो न सिर्फ उसके अच्छे दिन लौटा दे, बल्कि उसका खोया हुआ विश्वास उसमें जगा दे। और अब कांग्रेस को ये उम्मीद प्रशांत किशोर यानी पीके में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस में एक धड़ा प्रशांत किशोर के खिलाफ है, जिसे लगता है कि कांग्रेस 135 साल पुरानी संस्थान है, न कि कोई स्टार्टअप जहां कोई फैंसी विचारों के साथ आए और उसे शामिल कर लिया जाए। वैसे भी कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक खराब ही रहा है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर दांव खेला था, लेकिन उल्टा कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरें आ रही है। अगर बात करें तो 13 जुलाई को प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें पूरे चुनावी खाके को उन्होंने दोनों नेताओं के सामने रखा